अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द मिड डे शो। मैं हूं आपके साथ लबीबा तैमूर और हमेशा से मेरा साथ देंगे काशिफ बशीर खान साहब। वालेकुम सलाम। आज सीधा ये टैग किया मैंने कहा कि एकदम से उसके बाद फिर एक दफ़ा कहेंगे, और मैं ये कह रही थी कि हम एक इकट्ठे जो है हम टॉप स्टोरीज जो है वो हम बताते चलेंगे और अपने नाज़रीन को हम टॉप स्टोरीज बताते चले। जी जी। वज़ीर आज़म की जानिब से एक दफ़ा फिर मतलब ये वज़ीर आज़म जो हैं वो शहबाज शरीफ हैं, एक ओहदे के हवाले से बता नहीं मैं एक ओहदे के हवाले से बात कर रही हूँ कि वज़ीर आज़म जो पहले भी हमारे रह चुके हुए हैं उनकी जानिब से भी ये इकदाम उठाए गए थे, लेकिन अब जो मौजूदा हमारे वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ, उनकी जानिब से भारत की क़यादत को मिल बैठ कर मसाइल हल करने की पेशकश की गई है। मसला कश्मीर के हवाले से भी वो बातचीत करना चाह रहे हैं। सर, ऐसा क्यों होता है कि ये पहल जो है या इन्विटेशन है हमारी जानिब से ही होता है, क्योंकि वो तो हर धर्मी के ऊपर बटे मतलब हर धर्मी के ऊपर अड़े पड़े हैं, मतलब तुले हुए हैं। नहीं अड़े पड़े हैं, मतलब लाइक वो बात ही नहीं सुनते। ये हम देख रहे हैं कि पिछले 30-40 साल में तो हमने देखा कि हमारी तरफ से हर हुक्मरान ने, बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब तो बहुत आगे भी गए हुए थे, यही स्टांस इनका है शहबाज शरीफ साहब का कि हमने उनके लिए ओपन आर्म्स रखे हुए हैं कि आप आए, हम आपको गले लगाते हैं। तो उसके जवाब में वो मोदी के साथ तो मतलब शरीफ बरादरान के ताल्लुकात भी अच्छे। जी हाँ, बिजनेस के भी इनके वहाँ पे थे, जो मुबैना तौर पे जो बिजनेस के इनके ताल्लुकात एक दूसरे की मिठल और दूसरे लोगों के साथ, तो एक दूसरे के फंक्शंस पे भी आते हैं। तो अच्छा, ये बात ये है कि आप देखें, दुश्मन हम बड़ी अच्छी बात वो कर रहे हैं, ये किताबों में अच्छी लगती हैं कि हमसाए जो हैं वो बड़े मतलब आपके ताल्लुकात बड़े अच्छे होने चाहिए। यूरोपियन कंट्रीज में अगर आप यूरोप में जाए तो वहाँ पे तो बॉर्डर्स भी खुले हैं, एक घर इधर है एक दूसरे मुल्क में है, तो लेकिन यहाँ पे हमारा अजली दुश्मन बैठा हुआ है हमारे बॉर्डर के साथ, मशरकी बॉर्डर के साथ, तो हम उसको ओपन आर्म के साथ वेलकम करते हैं। लेकिन वो उसके बदले में क्या करता है कि 48 में वो हमला करके हमारा कश्मीर जो है उस पर कब्जा कर लेता है, मकबूजा कश्मीर जो है। 65 में जो है फिर अटैक हो जाता है, उनके साथ जंग हो जाती है, 71 में हो जाती है, फिर कारगिल में आपने देख लिया क्या हुआ, और उसके बाद जो हमारी इंसर्जेंसी है बलूचिस्तान, कराची में से तो जनापुर के जो मैप्स निकले थे, आज जो धड़े इकट्ठे हो रहे हैं, इनका जो सरकर्दा लीडर था वो उसमें इन्वॉल्व था, बढ़ के बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। तो हमारा जो इनकी कोशिश थी कि इसको अलहदा कर दिया जाए कराची को पाकिस्तान से हांगकांग की तर्ज पे, उसके पीछे भी भारत था। अभी भी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जहाँ पे भी वजीरिस्तान और जहाँ पे भी इंसर्जेंसी होती है, बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, उसके पीछे आपको पता है कि इंडिया ही निकलता है। अभी जो 1.5 साल पहले जो हुआ था जौहर टाउन में, उस पर तो गवर्नमेंट ने मतलब जो है वो उसको अनाउंस भी कर दिया और अक़वाम मुत्तहिदा में उसके सबूत भी लेके गए। तो मैं समझता हूँ कि दुश्मन को दुश्मन कहना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा। लेकिन आप ये देखें ना, मतलब हम इनविटेशन दे रहे हैं, अमन पसंद हैं हम, और हमारा दीन भी ये कहता है कि अमन पसंदी दिखाया जाए। आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो आप देखते हैं, लेकिन दीन हमारा ये भी कहता है जिहाद भी करें जी, वो वाला जिहाद नहीं। मैं आपने इससे पहले जो स्टेटमेंट दी थी मैं वो अपने नाज़रीन तक पहुंचाना चाह रही थी कि कुफार का हाँ। अच्छा, अब मैंने इनसे पहले भी पूछा तो उन्होंने कहा दीन आपका बेशक ये आपको कहता है, तालीमात देता है, लेकिन कुफार के साथ लड़ने की तालीमात भी देता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी जंगें लड़ी, ठीक है जी, और उसके बाद मतलब हुक्म भी यही है कि दुश्मन समझा भी जाए। और उसमें अब कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसमें वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका समेत अक़वाम मुत्तहिदा खामोश है, लेकिन एग्रेशन जो है, इंडियन एग्रेशन बहुत ज़्यादा है और हम बेबस वहाँ पे नज़र आते हैं। मैं नहीं समझता कि कोर इश्यूज़ हल किए बगैर, क्योंकि हैदराबाद दक्कन भी वो ले गए थे उसके बाद एग्रेशन करके, और जूनागढ़ भी जो है वो हमारा पार्ट था 1947 में, वो भी इंडियन एग्रेशन करके हमसे छीन लिया था। अच्छा, नहीं आपको लगता है कि मसला कश्मीर की अगर बात करना चाह रहे हैं, कोई मसला कश्मीर, तो आप वैसे एक दूसरे से बात करते हैं तो अब तो मुहावरतन कहा जाता है कि मसला कश्मीर है, ये तो यानी ना हल होने वाली सिचुएशन। मसला कश्मीर तो इतना उलझ चुका है। मैं 1 मिनट आपका लूंगा कि 1962 में जब चीन ने अटैक किया था लद्दाख की तरफ से, बहुत बड़ा अटैक था इंडिया के ऊपर, तो उस वक्त रात को 2 बजे, उस वक्त आप 62 में अंदाजा करें 2 बजे तो वाकई 2 बजे होते होंगे ना, तो उस वक्त चाइनीज एम्बेसडर जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब हमारे उस वक्त थे फेडरल मिनिस्टर, तो वो उनके पास आए और उन्होंने उनको इन्फॉर्म किया, उनको मतलब इंटीमेट किया कि हमने इस वक्त रात के इस पहर लद्दाख से इंडिया पे अटैक कर दिया है, ठीक है जी। भुट्टो साहब उस वक्त उठे और वो चले गए अयूब खान के पास जो कि सो रहे थे। उन्होंने बहुत देर के बाद उनको उठाया, बहुत मुश्किल से उठाया क्योंकि वो सदर पाकिस्तान थे। उसके बाद उन्होंने कहा
कि जी मतलब इस वक्त चाइनीज़ एम्बेसडर मेरे पास आया था, ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में उन्होंने हमें ये इंडिकेट किया है, हमें बताया है कि हमने 2 बजे उधर से अटैक किया है और आप भी इधर से चाहे तो कश्मीर में अगर हम घुस जाएं तो कश्मीर को आज़ाद करवा लेंगे। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि अयूब खान भी जो है अंडर इन्फ्लुएंस थे अमेरिका के, तो उन्होंने भुट्टो साहब को डांट के भेज दिया वापस। तो भुट्टो साहब अपनी डेथ तक ये बार बार कहते रहे कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कश्मीर को आज़ाद कराने की, जो कि अयूब खान की हटदर्मी और अमेरिका नवाज होने की वजह से हमने मिस कर दी। और अब मैं एक और बात बता दूं आपको, सॉरी, इसी बात को जो है कुदरतुल्लाह शहाब ने मिस इंटरप्रिटेट करके अपना भुट्टो साहब को माइनस करके उसमें अपना नाम डाल दिया था। वेराज ये तारीख इस बात की गवाह है कि भुट्टो साहब ने उस वक्त जाके अयूब खान को कहा था कि अगर इस वक्त हम चाहें तो कश्मीर को आज़ाद करवा सकते हैं, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका है, बहुत बड़ा अटैक हो गया। आपको पता है 62 में बहुत मार पड़ी थी चाइना से इंडिया को। लेकिन ये कश्मीर अब बहुत कम्प्लेक्स सिचुएशन है इस वक्त। अच्छा सर, एक और टॉप स्टोरी भी है जो हम साथ करते हुए अपने गेस्ट के पास जाएंगे। पाकिस्तान को मुश्किल तरीन मुआशी चैलेंजेस का सामना है, ये कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। सर, ये उनको जल्दी नहीं समझ आई? ये अब जा रहे हैं तो समझ आ रही है उनको। मैं इसी बात पे ना अपने गेस्ट को लेना चाहूंगी, हम शामिल गुफ्तगू कर ले। हमारे साथ मौजूद है मजहर बरलास। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मजहर बरलास साहब, शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट जो आई है, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान को मुश्किल तरीन मुआशी चैलेंजेस का सामना है। आपका टेक? काशिफ बशीर साहब, आपका माशाल्लाह हिस्ट्री पे बड़ी कमांड है आपको, मेहरबानी। और आपकी तहरीरें और आपकी गुफ्तगू इस बात की गवाही देती हैं कि आपको तारीख का बहुत इल्म है। जी शुक्रिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ मियां शहबाज शरीफ साहब से कि जब उनके भाई साहब ज़िया-उल हक की छतरी तले इक़्तिदार में आए तो यहाँ डॉलर की कीमत थी 8 रुपए 10 रुपए, फिर 12-14 हो गई। तो उसके बाद से इक़्तिदार में तो यही लोग थे, इन्हीं की शक्ल थी ना। जो मुशर्रफ के साथ बैठे वो भी इन्हीं के बंदे थे। जी जी, वो स्प्लिट हुए थे। जी, पंजाब का इक़्तिदार भी इनके पास रहा, मुल्क का इक़्तिदार भी इनके पास रहा। तो आप मुझे बताइए कि पिछले जो 50 साल का इक़्तिदार है उसमें ये दोनों खानदान रहे, भुट्टो खानदान रहा या फिर ये शरीफ फैमिली, मियां साहबान, और एस्टेब्लिशमेंट के ये बड़े पसंदीदा थे मियां साहबान, ब्लू व्हाइट। तो इनका किया धरा जो है वो आज हम भुगत रहे हैं, वो पूरी कौम भुगत रही है। और इन्होंने क्या क्या चीजें मुतारफ कराई, कर्जे माफ कराने इंडस्ट्री पे वो इन्होंने मुतारफ कराए, बैंकों से कर्जे लिए माफ कराए इन्होंने कराए, मनी लॉन्ड्रिंग की इन्होंने की। ये तरीके का मुल्क को लूटना और करप्शन ज्यादा बना दिया। आज हालत ये है कि पाकिस्तान का कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं जहां करप्शन ना हो। मजहर साहब वो ये भी कहते हैं कि करप्शन पर हुकूमत जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा है। ये लेटेस्ट स्टेटमेंट, ये लेटेस्ट स्टेटमेंट। हाँ जी। तो वो अपने साहबजादे की तकरीर सुन लें और फिर अपने वजीर एहसन इकबाल की तकरीर सुन लें, जो ये ज्यादा अरसा नहीं हुआ, कुछ अरसा पहले ही वो फरमा रहे थे कि हाँ बच्चों करप्शन होती है, करप्शन होनी चाहिए। और उनके जो मनसूबा बंदी के वजीर एहसन इकबाल साहब वो फरमा रहे थे कि मुल्कों ने करप्शन के साथ तरक्की की है। अच्छा, तो पॉइंट सर, मजहर साहब ने बड़ा पॉइंट निकाला है सीरियसली। साहब, ये एहसन इकबाल साहब ने, आपको पता ही है कि ये आपा निसार फातिमा के फर्जंद हैं जो ज़िया-उल हक साहब के बहुत क्लोज थी, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था ऐसे करप्शन ज़्यादा मुल्क का जिसने तरक्की की हो, किसी मुल्क का नाम नहीं लिया था उन्होंने। हाँ, नाम नहीं ले सके, लेकिन उन्होंने ये तो कहा कि मुल्कों ने करप्शन के साथ तरक्की की। करप्शन के साथ। आप मुझे ये बताएं कि जो लोग मुल्क में करप्शन को रिवाज देने वाले हैं, जी जी, जिन्होंने लोगों के फॉरेन करेंसी अकाउंट सीज किए, वो लोग मुल्क की तरफ बात करेंगे मईशत की। वो एक और भी था जी, कर्ज उतारो मुल्क संवारो भी तो इन्होंने शुरू किया था जी। जी 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 जी, उसका पैसा कहाँ गया? उसमें जो कर्ज उतारो मुल्क संवारो में, तो अच्छा कि आपने याद करवा दिया, उसमें तो इस मुल्क की औरतों ने, हमारी माओ बहनों ने, बेचारियों ने अपने जेवर तक दे दिए कि मुल्क जो है जी कर्ज उतर रहा है मुल्क का। तो गरीब लोगों ने तो सब कुछ लुटा दिया।
नहीं, इस वक्त मजहर साहब इस वक्त ये स्टेटमेंट आपको कैसे लगती है कि पहली वाली हुकूमत इसलिए गई क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा, बेरोजगारी और मुआशी हालात इतने खराब होने का उन पे इल्जाम लगाया गया, उसके बाद आए और उन्होंने कहा कि हम कुछ ना कुछ ठीक करेंगे, कुछ ना कुछ ठीक करते करते हम इस नहज पे पहुंच गए कि हम तो आटे से भी गए, हम तो महंगाई के इस दहाने पर आ गए कि हम मुर्गी खाने वालों में से भी चले गए हैं और अब हमें हर चीज के लिए ना रोना पिटना पड़ता है, बिजली, गैस, लोड शेडिंग, हर चीज के लिए। और अब इस टाइम पर आकर ये स्टेटमेंट के पाकिस्तान को मुश्किल तरीन मौशी चैलेंजेस का सामने आप कैसे देखते हैं? मुझे इस स्टेटमेंट में सिर्फ हंसी आ रही है। तो आपको उनको भी वो भी इसीलिए थे कि क्या कौन रहा है। मैं वही कह रही हूँ कि पहले वाली हुकूमत निकाली इसीलिए कि ये चैलेंजेस की बात की जा रही थी। जी मैं गुजारिश करता हूँ, आप देखिए कि जिस वक्त ये रजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा था तो उस वक्त मौलाना फजल रहमान और जरदारी साहब के साथ खड़े होकर मियां शहबाज साहब फरमा रहे थे कि हमें मौका मिला तो हम 6 महीने में ठीक कर देंगे मुल्क की हालत बदल देंगे। हाँ, वो क्लिप रखिए। अब आ जाइए बेरोजगारी पर। देखिए 1 साल पहले ये सूरत हाल थी कि फैसलाबाद में पावर लूम सेक्टर को 2 लाख मजदूरों की कमी का सामना था। एग्रीड, यानी रोजगार था, बंदे नहीं थे। अब 1 साल के अंदर अंदर ये सूरत हाल हो गई कि फैक्ट्रियां बंद हो गई और लोग लाखों के हिसाब से बेरोजगार हो गए। आपने आटे की बात की। 1 साल पहले ये सूरत हाल थी कि जो आदमी जिसके पास पैसे नहीं थे, गरीब आदमी था, वो लंगर खाने में जाके खाना खा लेता था और जो कोई दूसरे शहर से आता था परदेसी, उसको रहने के लिए जगह नहीं थी, वो पनाहगाह में जाके रह लेता था। 1 साल की कारकर्दगी ऐसी हो गई है 9 महीनों की कि लंगर खाने तो दूर की बात, लोग पैसे पकड़ के खड़े हैं और उनको आटा नहीं मिल रहा। एग्जैक्टली। ठीक है जी। अच्छा, ग्रोथ रेट 6% पे था, आज वो कहाँ है? एक्सपोर्ट रेट क्या था, आज कहाँ है? आज तो आपकी वो 2.5 लाख के करीब एलसीज हैं, वो नहीं खुल रही। मजहर बर्राज साहब, इलेक्शन तो होने जा रहे हैं क्योंकि 2 सूबों को भी अगर करवाएंगे तो फिर 2-3 माह के बाद कौमी जो इस असम्बली के इलेक्शन और बाकी 2 सूबों के करवाने ही पड़ेंगे, जो कि वैसे तो लगता है कि आम इंतखाबात ही होंगे। आप क्या देखते हैं, क्योंकि आप इन सर्कल्स में बड़ा इस्लामाबाद में मतलब आप इन हैं, आपके ताल्लुकात भी हैं, मुस्लिम लीग नून जो है ये तो ये भी नजर आ गया कि अपना अपना इलेक्शन लड़ेंगे ये। तो मुस्लिम लीग नून के पास कौन सा नारा होगा, इंतखाबी नारा, जिसको बेस बना के वो इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, आपने एक बड़ी अहम बात की है कि आम इंतखाबात ही होते नजर आ रहे हैं। वो इसलिए ये रिस्क नहीं ले सकते कि पंजाब में इलेक्शन अलग से हो और केपी में इलेक्शन अलग से हो और आम इंतखाबात अलग से हो। जी जी। वो इसलिए रिस्क नहीं ले सकते कि अगर पंजाब में इलेक्शन हो रहे हों तो इलेक्शन रूल्स के तहत कोई मिनिस्टर कैंपेन नहीं कर सकेगा। जी, वो नहीं आ सकेंगे। तो नून लीग की तो सारी kabina पंजाब की है। जी हाँ। क्या राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल या ख्वाजा साद रफीक या याद सादक, ये लोग कहाँ जाके कैंपेन करेंगे? और पीपल्स पार्टी के अगर रहनुमा इधर आएंगे तो उनकी इतनी से नहीं है पंजाब में। एग्जैक्टली। उनकी तो सुनी कोई नहीं जाएगी। जी जी। और कैंपेन वो भी नहीं कर सकेंगे। हाँ, जो वो वुज़रा तो नहीं कर सकेंगे। जी बिल्कुल ठीक है, नहीं कर सकेंगे, इसलिए ये रिस्क नहीं लेंगे। और फिर दूसरा रिस्क इनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर फर्ज करो ये इलेक्शन करा ले सूबों के अलग, तो 4 महीने बाद ये कौमी असम्बली का इलेक्शन कैसे लड़ेंगे जब पंजाब में पीटीआई का ताकतवर वजीर आला होगा, उनकी हुकूमत होगी, इंतजामिया उनके पास होगी। आप मेरे साथ ही थे मजहर साहब, आप मेरे साथ ही थे जब इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर ये 2 इलेक्शन पहले करवा देंगे तो फिर मैं सिंध में घुस जाऊंगा इलेक्शन कैंपेन के लिए। बिल्कुल सही है। तो वो उनके लिए दोनों तरफ खतरात है। मुझे काइंडली बता दीजिए, कोई नारा नजर आता है इनके पास, स्लोगन, कोई इलेक्शन स्लोगन जिसको बेस बना के ये इलेक्शन लड़ सके? सर इतनी अच्छी कारकर्दगी है तो स्लोगन ये स्लोगन तो नहीं चलेगा ना कि पाकिस्तान का हम करप्शन के ऊपर 0 टॉलरेंस। तो सर यही तो कह रही हूँ, बहुत अच्छी तो कारकर्दगी है आपके पास। देखिए 50-55 साल से रोटी कपड़ा मकान का नारा पिट गया। वो जो मुल्क कर्ज उतारो मुल्क संवारो वो भी कहीं डूब गया।
और मुईशत पे या लूट मार पे तो ये बोल नहीं सकते। आखिरी इनका नारा था वोट को इज्जत दो, वो भी 9 महीने पहले इन्होंने डुबो दिया। राज साहब आपका बहुत शुक्रिया। मुझे एक लाइन का आंसर दे दीजिए कि जो एटमी धमाका हुआ था 1998 में, उसका क्रेडिट भी जो है PMLN लेती है, मियां नवाज शरीफ साहब लेते हैं। कुछ वन लाइनर बता दीजिए कि कितना रोल था उसमें मियां नवाज शरीफ साहब का। नहीं, वो तो एस्टेब्लिशमेंट का रोल था जी, इनका क्या रोल था? इनको तो पता भी नहीं था, इनको तो ये कहा गया था बस कि ये करना। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू सर। मेहरबानी मजहबुल्लाह साहब। मैं आपकी तरफ इसलिए देख रही थी कि आपको एटमी धमाका कैसे याद। वो इसलिए याद आ गया क्योंकि इलेक्शन आ रही है, ये सब चीजें सामने आनी है आपके। सर एक वैसे ऑलरेडी दिन ब दिन हमारे एटमी धमाके बजते वो धमाके दूसरे हो रहे हैं ना, लेकिन इस क्रेडिट जो है, इसका क्रेडिट जो है सिर्फ जुल्फकार अली भुट्टो के अलावा किसी को नहीं आप दे सकते। हाँ, नहीं दे सकते, क्योंकि ये वो काम था जिसके लिए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में बैलेंस ऑफ पार किया, और उसके बाद उसने अपनी गर्दन भी लंबी करवाई। दिस क्रेडिट गोज टू जुल्फकार अली भुट्टो जी। सर यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। अंदर की अच्छाई को बाहर झलकने दो। कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। So done with these old school payment के तरीके। टैप करो अपना इजी पैसा वीजा डेबिट कार्ड एंड शॉप लाइक अ प्रो, मेक योर लाइफ इजी ब्रो। लेमन मैक्स लॉन्ग बार चिकनाई पे करे वार, बर्तन चमके चमचमा चमचम। हजार लीमों की पावर, इसमें महीने की छुट्टी चमचमा चमचम। लेमन मैक्स लॉन्ग बार चले पूरे महीने चमचमा चमचम। वाह, ये तो बिल्कुल अपने बम पर गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा बच्चा है। ये लको कारखाना, ये बताओ कि इसे पोलियो के कतरे पिलवा दिए? लाला, इन कतरों के बारे में लोगों से बहुत सुना, क्या जरूरत है इन कतरों की? लोगों को छोड़ो लाला, मुझे देखो। जिसे माँ बाप का सहारा बनना था, वो आज पोलियो की वजह से खुद माँ बाप के सहारे पर है। कौन? पोलियो टीम, हम बच्चों को कतरे पिलाने आए हैं। ये दस्तक तुम्हारे बच्चे की सेहत के लिए। पोलियो एक लाइलाज मर्ज है जो बच्चे को जिंदगी भर के लिए माजूर कर सकता है। सिर्फ पोलियो के कतरों के जरिए इस मर्ज से बचा जा सकता है। मुहिम के दौरान बच्चों को विटामिन ए के कतरे भी जरूर पिलवाएं। फैसला आज करना है, अगर कल बच्चे को चलना है। आपका फेवरेट सनसिल्क शैम्पू अब हुआ और भी बेहतर। इसमें है विटामिन्स, ऑयल्स एंड प्रोटीन्स का सुपर मिक्स, जो दे आपको शाइनी, घने और खूबसूरत बाल। सुपर बाल हर बार नई सनसिल्क सुपर मिक्स के साथ। डोंट वरी, ब्राइट सा ब्राइट कर देगा। आपका फेवरेट सनसिल्क शैम्पू अब हुआ और भी बेहतर। इसमें है विटामिन्स, ऑयल्स एंड प्रोटीन्स का सुपर मिक्स, जो दे आपको शाइनी, घने और खूबसूरत बाल। सुपर बाल हर बार नई सनसिल्क सुपर मिक्स के साथ। डोंट वरी, ब्राइट सा ब्राइट कर देगा। सना रेडी हो गई? फुप्पो और सब आते ही होंगे। रेडी अम्मी। वाह, बड़ा ग्लो है चेहरे पे। पर ये कोट के कपड़े आज
वेलकम बैक टू द मिड डे शो। नाजरीन, कराची के बल्दियाती इंतखाबात का नताइज आ गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पाकिस्तान पार्लियामेंटेरियंस पार्टी एग्जैक्टली पीपीपी ने 93 जो है वो सीट्स ली हैं, जबकि जमात इस्लामी की 86 हैं और तीसरे नंबर पर जो तहरीक इंसाफ है 40 ली हैं। और 36 हाँ, जो 246 में से 10 हल्के में नहीं हुए थे ना, इसलिए 236 थे। अच्छा, लेकिन जमात इस्लामी का ये बल्दियाती इलेक्शन के नताइज को मानने से इनकार है और उन्होंने मुल्क गिर एहतजाज की कॉल भी दी है। हमारे साथ जफर हिलाली साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार, मजीद उनसे ही जानते हैं। हिलाली साहब, हाउ डू यू सी ये रिजल्ट जो आया कराची का, इसमें जो इल्जामात लग रहे हैं सिंध की सूबाई हुकूमत पर लग रहे हैं और पीटीआई और जमात इस्लामी इसको मानने से गुरेज़ा हैं और इनकारी हैं, प्रोटेस्ट की कॉल भी दे रहे हैं। बस जी देखिए, इतने सारे इल्जामात हैं, इतने यूट्यूब वीडियोस हैं, इतना एविडेंस है, तो मेरे ख्याल में ये कुछ नहीं था, ये कॉस्मेटिक एक्सरसाइज भी नहीं था, ये हर लिहाज से काउंटर प्रोडक्टिव था। मेरे ख्याल में बेहतर होता कि नहीं होते इस तरीके से जो हुआ। कोई खुश नहीं है पीपीपी के अलावा। तो ये फिर जो नेक्स्ट इलेक्शंस होने जा रहे हैं अनकरीब ही होंगे। अगर इमरान खान साहब की बात नहीं भी मानी जाती तो फिर भी चंद महीनों की बात रह गई है। तो क्या हम यही सारा सिनेरियो जो है, ये सारा ड्रामा जो है जनरल इलेक्शंस में भी देख सकते हैं? देखिए, हमें तो ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से सीपी ने वो अप्रोच किया, ऐसा लग रहा था कि एक ड्रेस रिहर्सल है एक्चुअल इलेक्शन, जनरल इलेक्शंस का। मगर अगर ये ड्रेस रिहर्सल है जनरल एक्सप्रेशन का, तो वो तो सिविल वॉर हो जाएगा, हंगामा हो जाएगा। मैं तो समझता हूँ, और मैं समझता क्या हूँ, मैं कन्विंस्ड हूँ कि हम उस नेट पे आ गए हैं तो 1977 का था, जब भुट्टो को कंट्रोवर्शियल इलेक्शन के बाद आप सबको पता है क्या गवर्नमेंट बहुत ही अफसोसनाक बात है। बेहतर हो रहा है कि ये होते। तो ये जो अभी इस वक्त सिनेरियो बना है, जैसे 3 धड़े एमक्यूएम के भी उन्होंने इत्तेहाद कर लिया, हालांकि ग्राउंड पे उनकी जो इम्पोर्टेंस है या उनका वोट बैंक है वो तो हमें पिछले इलेक्शंस में भी नज़र आया, बाई इलेक्शंस में भी नज़र आया कि अवाम उन्हें मुस्तरद कर चुके हैं। तो ये आप कैसे देखते हैं कि खुदा ना खास्ता कराची फिर तो आग खून के दरिया तो नहीं बहने जा रहे जैसे माजी में हमने देखे 35 साल 40 साल, और माओ की गोदें उजड़ गई, वहाँ पर चाइना कटिंग हुई, कब्जे हुए और टारगेट किलिंग हुई, बताखोरी हुई। क्या कुछ नहीं हुआ? तो नहीं होगा, इसलिए कि ये इतने ताकतवर नहीं है और इनकी जो इत्तेफाक, इनकी जो यूनिटी हुई है ये ऊपर से लगाई गई है, तो कहा है क्या कहते हो, तो फिर अलग हो जाएंगे। और मेरे ख्याल में वो नौबत नहीं आएगी, इसलिए कि रेंजर और ये वो का हाथ अभी तक काफी तगड़ा है कराची पर, मगर फायदा कुछ नहीं हुआ। लेकिन हलाली साहब, जो उन्होंने बयानात दिए मुस्तफा कमाल ने और फरूक स्टार ने, वो तो बड़े अलार्मिंग है। वो तो ऐसे लग रहा था कि वो फिर तलवारें लेके निकल आए हैं और वो अपने बाय फोर्स जो है अपने एजेंडे की तकमील चाह रहे हैं। हाँ, बात तो ऐसे करते हैं, मगर इन्होंने क्या किया है ये बताए। इन्होंने मूवमेंट को तो तबाह कर दिए, लगते हैं तो गालियां देते रहे, और किसी के कहते फिर अलग भी हो सकते। ख्याल में उस किस्म का ट्रैक पर है। अच्छा, आप जी आप जफर अली साहब, आपकी बात से तो मैं यही जान पाया कि इनको दोबारा से कराची के सीन में इंडक्ट किया गया है। नहीं, कराची में कंसिडर है ये। अच्छा जी, इंडक्ट क्यों किया गया है? इनको कहा है कि अगर एक लिहाज से मशवरा है कि आप इकट्ठे हो तो फिर यू विल काउंट, इकट्ठे नहीं हो तो यही 5-7 नेशनल असेंबली के सीट्स देके बैठे रहो और एक ना एक
मेजर पार्टी का सहारा लो। अच्छा जफर इलाही साहब, वज़ीर आज़म की भारतीय क़यादत को मिल बैठकर मसाइल हल करने की पेशकश, भारत से मसला कश्मीर समेत मसाइल पर बातचीत के लिए तैयार है। शहबाज शरीफ का ये स्टांस सामने आया, कैसे देखते हैं आप? तो फॉरेन अफेयर्स के Exactly. भी आप एम्बेसडर भी रहे हैं पाकिस्तान के, और फॉरेन अफेयर्स पे स्पेशली इंडो पाक रिलेशंस के ऊपर भी मतलब यू हैव गॉट ग्रेट ग्रिप। तो मैं चाहूंगा कि इस मामले पे जरा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ये जो बयान दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इसकी क्या हकीकत है और इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या है? कुछ इस पे पेशरफ्त हो सकती है कि सिर्फ बयान की हद तक है? देखिए, हमारा प्रिंसिपल स्टांस था और वो अनाउंस हो गया। मेरे ख्याल में इमरान खान ने मोदी के हरकतों के बारे कहा नहीं पैदा हो, ये द बुचर ऑफ गुजरात का करते लोगों के ये मारा है, उनके उसके साथ बात हो जिसने कश्मीर के मामले को तय नहीं किया। तो उधर तो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, उधर तो 1.5 मिलियन हिंदुओं को लाके कश्मीरी बना दिया है और उनको जमीन दे, तो गलत है। नहीं, आपने तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि डेमोग्राफी जब चेंज हो गई तो अब तो कश्मीर का इशू ऑलमोस्ट हमारे हाथ से निकल चुका जी। नहीं, हमारे हाथ से कभी नहीं निकला। जब तक कश्मीर की आजादी के लिए लड़ेंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे। हम तो साथ खड़े हैं, लेकिन डेमोग्राफी जब चेंज की है तो बहुत सारी जो चीजें हैं, बहुत सारी चीजें चेंज होगी। जैसे आपने क्या कितने मिलियन आप बता रहे थे हिंदू? मानता कौन है डेमोग्राफी की? जो हिंदू है ये तो इनको यही मुसलमान जो कश्मीरी है जब देखेंगे कि ये उनके मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं, वो लगेंगे इनके पीछे, मार कुटाई होगी। आप ऐसे वक्त पे अगर आप जाके मोदी से बात करें, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये नहीं है कि हम मान गए चलो जो मर्जी करो, के साथ पाकिस्तान के साथ तुम रिलेशनशिप ठीक रखो, ये कोई तरीका है? ठीक है जी। अब अभी शहबाज शरीफ साहब ने एक और बयान दिया है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने, कि पाकिस्तान को मुश्किल तरीन माशी चैलेंजेस का सामना है, और फिर वो कह रहे हैं जी करप्शन पर हमारी हुकूमत जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पर आए। क्या करप्शन पे क्या कहा उसने? जीरो टॉलरेंस पर अमल पर आए। उसका खुद रिकॉर्ड देखे, कौन बात कर रहा है ये, आप जाके गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड से चेक करें। तो जिस दिन उनकी पेशी मेरी तरफ से तो नो कमेंट्स है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। सीनियर जफर हिलाली हमारे साथ मौजूद थे। काफी सर आप क्यों हंस रहे हैं? मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि आपको भी हंसी आती होती है प्रोग्राम में ना, मुझे इस स्टेटमेंट पे हंसी आ जा रही है। सर मैं भी इसमें वही बात जफर हिलाली साहब ने की, कहते देखो लुक हू इज टॉकिंग। अच्छा, ये इसी बात पे हमारे जो पहले गेस्ट थे, ठीक है जी, वो भी हंसे थे। आज आप नहीं हंसी, मैं परेशान। सर मैं हंसी हूँ। आप एज ए जर्नलिस्ट आप हंसी नहीं है। मैं हंसी हूँ। मुझे भी हंसी आ रही है, वो मुझे इसलिए हंसी आ रही है कि क्या कौन रहा है। हाँ वही ना, एग्जैक्टली। लुक हू इज टॉकिंग। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द मिड डे शो। नाजरीन, आपको बताते चलें कि तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में वापसी की तैयारियों का जो है वो सिलसिला है और वो मामला जो उभरने लगा है, और इमरान खान ने पार्टी की सीनियर लीडरशिप का इजलास जो जमान पाक में तलब कर लिया। इसी मद में वो ये चाह रहे हैं कि अब हम कम बैक करें और यहाँ भी आके स्मार्ट मूव है। ओह यस, वेरी स्मार्ट मूव। अच्छा, चौधरी शुजात की मुस्लिम लीग काफ की पार्टी सरबराही का मामला, काफ लीग की पार्टी सरबराही से मुतालिक महफूज फैसला सुनाने की इस्तदा भी है, और मैंने कहा मैं जल्दी से अपने नाजरीन को बताती चलूँ ना टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में किडनी ट्रांसप्लांट ही बंद हो गई है, तो जनाब फिर PKLI का मकसद क्या था? सर मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है। हमारे साथ मौजूद है राना मुबशर साहब, और राना मुबशर साहब से जो हम बात करना चाह रहे हैं, जिस पर आज हम लोगों को काफ़ी हंसी आ रही है, वो ये है कि जी पाकिस्तान को मुश्किल तरीन मुआशी चैलेंजेस का सामना है। शहबाज शरीफ ने कहा करप्शन को हुकूमत जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा है। बशर साहब, किस किस्म की ये बात अब आई है कि वो कहते हैं कि लुट गए, मर गए, और अब आपको याद आया कि जी मुश्किल तरीन मुआशी चैलेंजेस का अब तक सामना है? सर मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आई। वैसे तुसी ना दोपहरी मजाक शुरू कर देते। वैसे राना साहब यू आर द थर्ड गेस्ट हमारे प्रोग्राम में कि जो इस स्टेटमेंट के बाद सबने एक, मैं कहता हूँ कि क्या कर लॉफ्टर दिया सर। मैंने तो टॉप स्टोरी जब दी ना, तब मेरा लॉफ्टर तो खुद ही निकल आया तो फिर हमें तो एज ए मतलब एंकर्स जो है
हमें तो न्यूट्रल मतलब हमारा तो वो जाहिर है कि Exactly. वो हम न्यूट्रल है, लेकिन हमारी भी हंसी आ गई आप सब जब बेख्तियार हंसी आई हम भी हंस पड़े। देखो ਹੁਣ अगर इतना प्रॉब्लम्स है ने और उस दी रियलाइजेशन जेडी है that has come after like 9 months. Exactly. So what about the 165 Mercedes Benzes? Oh, wow. ये इंपोर्ट हुई है ने। हाँ जी, V8 भी आए सर जी। मतलब अगर इतना ही प्रॉब्लम चल रहा है और इतने इश्यूज हैं जहाँ पे $5,000 की वो नहीं खुल रही, एलसी नहीं खुल रही, ठीक है, और एलसी खुलने में प्रॉब्लम है, लोगों के वहां पे सामान वेस्ट हो रहा है, ठीक है, सो देयर आर सो मेनी इश्यूज, ठीक है, वहां पे कंटेनर खड़ा हुआ है कराची में, ठीक है, साहब आता नहीं मिल रहा आवाम को, रास्ता नहीं है, सीरियसली वहां पे प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, और यहाँ पे जनाब कह रहे हैं जनाब के उनको रियलाइजेशन आफ्टर 9 months हुई है जनाब के इकोनॉमी की सिचुएशन बड़ी खराब है जी। तुम आए तो बड़ी देर के बाद आए हो। देर आए दुरुस्त आए सर जी। तो आप चलो दुरुस्त आए लेकिन 9 मिनट तक साढ़े से कड़ाके काट छोड़े ना। अच्छा राणा साहब, एक और भी उनकी स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा जी करप्शन पर हुकूमत जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा है, ये बात कही है प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब ने। सर वो डट गए इस बात पर। नहीं, शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, करप्शन पे उनको बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है, बिल्कुल करप्शन वो बर्दाश्त नहीं करते शहबाज शरीफ साहब, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो इर्द गिर्द जो करप्शन हो रही है उसको भी जरा थोड़ा सा ध्यान देना उस पर, वो तो सामने नजर के सामने हो रही है, तो सब कुछ सामने चल रहा है। सुबह सुबह एक फाइल आती है, आप हमारे सीनियर बैठे हुए आपके साथ बीवी, सुबह एक प्राइम मिनिस्टर के पास फाइल आती है, उसके ऊपर लिखा होता है आईज ओनली, ठीक है, और वो एजेंसी की फाइल होती है, एजेंसी जो होती है सुबह रिपोर्ट करती है और वो प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए होती है फाइल, उसमें बुलेट्स होते हैं और वो बुलेट्स ये कहते हैं जनाब कि कौन क्या कर रहा है, वो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास एक पेजर आ जाता है, ठीक है, तो उनको एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है प्राइम मिनिस्टर साहब को, प्राइम मिनिस्टर को, तो वो जनाब उसमें पता चल जाता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन मिनिस्टर क्या कर रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या हो रही है, करप्शन कहाँ हो रही है, सो वो सब चीजें मिल जाती है सुबह। सो पिक्चर तो सुबह प्राइम मिनिस्टर जो भी हो उसको नाश्ते की टेबल पे जो फाइल मिलती है फॉर आईज ओनली, उसमें सब कुछ मिल जाता है, तो फिर इसमें कौन सा इशू है? एग्जैक्टली कौन सा इशू, कुछ समझ ना आ रहा हो आपको कि क्या एग्जैक्टली चलता है। तो ये कोई इलेक्शन में जो उनका कोई बयानिया उनको अब नहीं मिल रहा था, क्योंकि वोट को इज्जत दो तो पिट गया बहुत बुरी तरह, खुद ही इन्होंने उसको पिटवा दिया। तो अभी आप क्या समझते हैं कि अगर नून लीग, बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि इत्तेहादी पार्टियां जो हैं इलेक्शंस जो हैं अपने अपने प्लेटफॉर्म से ही लड़ेंगी, अपने अपने इंतखाबी निशान से ही लड़ेंगी, तो ये तो करप्शन के खिलाफ ये जीरो टॉलरेंस वाला कोई स्लोगन तो नहीं लेके आ रहे आने वाले इलेक्शनों में PMLN नून? अगर करप्शन के खिलाफ कुछ स्लोगन लेके आएंगे भी तो मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, बहुत बड़े पॉलिटिशियंस हैं ये, हमें तो 33 साल हो गए इनके साथ इंटरेक्ट करते हुए, लेकिन द पॉइंट इज कि 33 सालों में जो इस वक्त की पॉलिटिक्स है वो ग्रो अप कर चुकी है, राइट, इट हैज ग्रोन अप लाइक एनीथिंग, and this is a different politics, so they have to grow up also. ये जो पॉलिटिशियंस हैं इनको 1990 की दिहाई से बाहर निकलना पड़ेगा, अदरवाइज 1990 की दिहाई से बाहर नहीं निकलेंगे तो पॉलिटिक्स में रिडंडेंट हो जाएंगे। आवाम जो है बड़ी समझदार हो गई है, राणा साहब नॉट गोइंग टू बाय दीस स्लोगन्स, टाइम हैज बीन पुराने वो जो सारे चूरन नहीं बिकने वाला, हाँ एग्जैक्टली वो नहीं होगा, सो दे हैव टू कम अप विद समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, पीपल गॉट द अवेयरनेस टू, थिंकिंग होगी तो चलेगा काम। राणा साहब तहरीक इंसाफ ने जो अपना एक और जो है स्मार्ट मूव इमरान खान साहब की तरफ से आई है, तो कौमी असम्बली में वापसी का अंदिया भी दे दिया और उसके बाद जो है सीनियर लीडरशिप का इजलास भी आज बुला लिया उन्होंने, हाउ डू यू सी इट? इसके साथ ही एक बात जो है चौधरी शुजात साहब ने चौधरी परवेज लाई साहब को भी वो नोटिस दे दिया मुअत्तली का, कैसे देखते हैं आप इसको, इस मूव को? पहली बात तो मैं करूंगा जी कि मैं तो पहले दिन से कह रहा था इमरान खान साहब को, पर्सनली भी और वैसे भी, जहाँ पे मुलाकात हो जाती थी वहां पे भी कहता था, वैसे भी कहता, आपको पता है हम शो में भी बैठ के कह देते हैं कि जी इमरान खान साहब आप नेशनल असेंबली से बाहर मत निकले, ठीक है,
और पहले दिन से यही गुजारिशात करते रहे हम इमरान खान साहब से, क्योंकि अगर इमरान खान साहब नेशनल असेंबली के अंदर पहले दिन से बैठे होते तो आज सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ होती। इमरान खान साहब जो जलसे जुलूस करते रहे, लॉन्ग मार्च 2 किए उन्होंने, ऑब्जेक्टिव जो थे उनके जो लॉन्ग मार्च से अचीव करने थे एज सच वो अचीव नहीं किए उन्होंने। साहब मुझे बता दीजिए कि इसके आने के बाद इत्तेहादी हुकूमत की मुश्किलात बढ़ेंगी अगर इमरान खान साहब असेंबली में वापस आ जाते तो? बिल्कुल आएंगे जी, बिल्कुल आएंगे, तो मुश्किलात भी बढ़ेंगी, क्योंकि हो सकता है कुछ अब कहा जाए जनाब शहबाज शरीफ साहब को कि आप फेस करें नो कॉन्फिडेंस वोट, एतमाद का वोट करें। थैंक यू सो मच राना साहब, एग्जैक्टली हम समाप्त करते हैं। तो नाज़रीन हमारा आज का मामला सियासी जो है मंतकी अंजाम इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। इस वक्त ही अपना ख्याल रखिएगा, अपना बहुत दुआओं में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।